हेलो एवरीवन। ऐसी कौन सी चीज़ है जो बहुत स्पीड से बढ़ती जा रही है पूरी दुनिया के अंदर और इंडिया के अंदर भी। तो पहले नंबर पे तो है गौतम अदानी जी की वेल्थ, जो कि 2021 और 22 में बहुत स्पीड से बढ़ी। सेकंड नंबर पे है साउथ की फिल्में। अगर हम साउथ की फिल्मों की बात करें तो इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है इंडिया के अंदर और पूरे वर्ल्ड के अंदर। आज लोग काफ़ी एक्साइटमेंट के साथ इन मूवीज़ को देखते और पसंद करते हैं। मूवीज़ जैसे कि कंतारा 16 करोड़ में ये बनी थी, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 400 करोड़ से भी ज़्यादा। वैसे ही सिमिलरली KGF 2, RRR इन्होंने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया वर्ल्ड वाइड। अब इंडिया के अंदर हर साल तकरीबन 1500 से 2000 फिल्में बनती हैं, वो भी 20 लैंग्वेजेस में। कैन यू इमेजिन दैट? इतनी सारी मूवीज़ बनाते हैं हम हर साल। आफ्टर द कोविड 19 पेंडेमिक एक रिपोर्ट सामने आती है ऑर्मेक्स मीडिया की, जो फोकस करती है एंटरटेनमेंट बिजनेस पर। उन्होंने कहा कि 4 साउथ इंडियन लैंग्वेजेस हैं जिन्होंने तकरीबन 57% कंट्रीब्यूट किया है इंडियन सिनेमा के टोटल कनेक्शन में पिछले 2 सालों में। वहीं हम बॉलीवुड फिल्म्स की बात करें तो वो तो बिल्कुल चल ही नहीं पा रही। अक्षय कुमार के लिए पिछला साल तो बहुत ही बेकार था। वही गिनती की एक दो पिक्चरों के अलावा कुछ चल नहीं पाया। बट ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों बॉलीवुड पानी के अंदर डूबता जा रहा है और साउथ की फिल्में अच्छा परफॉर्म करती जा रही है? अब ऐसा क्या है साउथ की फिल्मों की जो पॉपुलर बनती गई? तो ओरिजिनल कंटेंट कंटेंट इज़ द अल्टीमेट किंग थैंक्स टू OTT। आज की जो साउथ की फिल्में हैं वो मिरर करती है हिंदी फिल्म्स को, जो 1970s से 1990 तक बनती थी और उन्हें मासी कहा जाता था। आज अवतार 2, जिसने वर्ल्ड वाइड काफ़ी अच्छा कलेक्शन किया, $2 बिलियन से ज़्यादा, वो भी इंडिया में चली और उसने 350 करोड़ से ज़्यादा कमाए, बट बॉलीवुड नहीं चलता। अब ऐसा नहीं है कि हर साउथ की फिल्में चलती हैं। मूवीज़ लाइक आचार्य और लाइगर बुरी तरह से फ्लॉप हुई पिछले साल। आज के टाइम पे ऑडियंस स्टोरी के साथ कनेक्ट करती है। अगर वो स्टोरी के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते तो भले स्टार कोई भी हो, फिल्म नहीं देखेंगे और फिल्म नहीं चलेगी। आज और जब बात रही हिंदी ऑडियंस की, वो कब से साउथ की फिल्में देखने लगे? तो जब से साउथ की फिल्म्स हिंदी में डब होना शुरू हुई थैंक्स टू गोल्डमाइन, वो ऑडियंस देखने लगी। ये आज की जो करंट यंग जनरेशन है वो उन मूवीज़ को देखकर बड़ी हुई है, और जब ऐसे स्टार्स की मूवी थिएटर में रिलीज़ होती है तो ऑडियंस ज़रूर देखने जाती है, क्योंकि उन स्टार के साथ वो ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। The second way is their marketing strategies. Approximately around 20 to 25 crore rupees is spent on big movies for the promotions like RRR, KGF. Actors travel across India or world to promote their films and make people aware about their movie. अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर डिजिटलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा हुआ है मेट्रो सिटीज़ के अंदर। इसी के चलते जब वहाँ की ऑडियंस को मूवी देखनी होती तो वो ज़्यादातर अपनी जो मूवी की टिकट्स हैं वो ऑनलाइन ही बुक करते हैं, एज़ कम्पेयर टू अदर टियर 2 और थ्री सिटीज़। अगर हम टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ की बात करें तो अराउंड 60 to 70% रेशियो है ऑनलाइन टिकट बायर्स का। अगर इसके चलते जो मूवी प्रोडक्शन हाउसेस हैं वो भी जानते हैं कि टीज़र और ट्रेलर ही अट्रैक्ट करेगा उनकी ऑडियंस को मूवी देखने के लिए। इसीलिए जैसे ही ट्रेलर लॉन्च के बाद जब वो एनालिसिस करते हैं तो वो देखते हैं कि नॉर्थ में कहाँ पे उनके ट्रेलर ने अच्छा परफॉर्म किया है, कहाँ पर नहीं। जहाँ पर इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होती वहाँ पर वो अपनी टीम के साथ जाते हैं, प्रमोशनल एक्टिविटीज़, इवेंट्स करते हैं, लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं और एक हाइप क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर मूवी को अगर हिट होना है तो हाइप तो होनी ही चाहिए। अगर हाइप नहीं होगी तो मूवी ब्लॉकबस्टर नहीं बन पाएगी और इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी बॉक्स ऑफिस पर। इसी के अंदर अगला पार्ट है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। आजकल फ़िल्म पर्सनैलिटीज़ इन्फ्लुएंसर्स के साथ जाके इंटरैक्ट करते हैं और अपनी मूवी का रिकॉल वैल्यू बढ़ाते हैं कि उनकी फ़िल्म आ रही है थिएटर्स के अंदर, आप जाकर ज़रूर देखें। और क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स काफ़ी डीपली कनेक्टेड होते हैं ऑडियंस के साथ, तो ये एक अच्छा वे होता है। अगला है डायलॉग राइटिंग। ये हमेशा काम नहीं करता, लेकिन जब ये काम करता है तो आपकी रिकॉल वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पूरे इंडिया को मालूम है कि झुकेगा नहीं साला का मतलब है पुष्पा। ये पुष्पा फ़िल्म का डायलॉग है। अब हम बात करें कि एक मूवी कैसे बनती है और मूवी बनाने में क्या खर्चा आता है, क्या प्रोसेस इसका। तो पहला, मूवी बनाने के 2 स्टेप है, मूवी प्रोडक्शन एंड प्रिंट एंड एडवर्टाइजिंग। अगर हम मूवी प्रोडक्शन की बात करें तो मूवी प्रोडक्शन के अंदर आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें सारे एक्सपेंस इंक्लूड होते हैं। फॉर एग्जांपल, स्टाइलिंग, मेकअप, डबिंग, फीस ऑफ कास्ट, क्रू का खर्चा, लोकेशन का खर्चा, शूटिंग का खर्चा, सब कुछ इसमें इंक्लूड होता है। अब इसके जो अगला स्टेप है वो है प्रिंट एंड एडवर्टाइजिंग का। अब एक फ़िल्म को मार्केट करना भी बहुत ही ज़रूरी है। अब जितनी बड़ी फ़िल्म होती है उतना ही उसमें मार्केटिंग का खर्चा आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ट्रिपल आर, जिसमें काफ़ी ज़्यादा मार्केटिंग में पैसा लगा। अब अब प्रोड्यूसर ने फ़िल्म तो बना दी, लेकिन पैसा कहाँ से रिकवर होगा? तो प्रोड्यूसर को तकरीबन 50% थ्योरेटिकल कलेक्शन का पैसा मिलता है। यानी अगर फ़िल्म ने कमाया है 100 करोड़ तो उन्हें मिलेगा 50 करोड़ और बाकी बचा डिस्ट्रीब्यूटर और सिनेमाघरों के पास। अब एक प्रोड्यूसर ने फ़िल्म तो बना दी, लेकिन उसे सिनेमाघरों तक पहुँचाएगा कौन? तो वो काम करता है डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर वो बंदा होता है जिसकी रीच होती है सिनेमाघरों के पास में। यानी थिएटर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर ही फ़िल्म लगाएगा, तो प्रोड्यूसर्स को इनके साथ कॉन्टैक्ट करना पड़ता है। अब डिस्ट्रीब्यूटर 2 टाइप के होते हैं, एक मल्टीप्लेक्स में काम करने वाले और दूसरे सिंगल स्क्रीन में काम करने वाले, और कुछ वो दोनों में काम करते हैं।
अब मल्टीप्लेक्स स्क्रीन के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर्स पहले हफ्ते में कमाते हैं तकरीबन 52% ऑफ टोटल कलेक्शन, दूसरे में 44 एंड 38, और ये धीरे-धीरे डिक्रीज़ होता जाता है। अब बॉलीवुड में जनरली कॉमन प्रैक्टिस ये है कि डिस्ट्रीब्यूटर 50% नेट कलेक्शंस का लेगा, ये फिक्स है। अब हम बात करें सिंगल स्क्रीन की, तो ये स्पेशली टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में कंप्लीटली डिफरेंट मॉडल होता है। इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटर थिएटर की स्क्रीन को रेंट पे लेता है, फॉर एग्जांपल कपल ऑफ वीक्स, और जो भी उससे अर्निंग होती है वो सीधा डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाती है, क्योंकि थिएटर को तो पहले ही पैसा मिल चुका है। अब जो भी टैक्स कटने के बाद जो भी टिकट का जो अमाउंट था वो जाएगा सीधा डिस्ट्रीब्यूटर के पास, ना कि थिएटर ओनर के पास में। इन शॉर्ट मल्टीप्लेक्स में 50% और सिंगल स्क्रीन में रेंट देने के बाद जो भी बचा वो सब उसका। अब आपने सोचा है कितने टाइप के डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, तो मेनली 3 टाइप के डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। फर्स्ट एडवांस बेसिस, कमीशन बेसिस एंड मिनिमम गारंटी। इन एडवांस बेसिस डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म खरीद लेता है प्रोड्यूसर से, फॉर एग्जांपल 40 करोड़। अगर फिल्म नहीं चलती तो प्रोड्यूसर्स को 40 करोड़ वापस देने पड़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटर, क्योंकि फिल्म नहीं चली। अब कमीशन बेसिस, इसमें कमीशन फिक्स होता है। अगर फ़िल्म ने थिएटर में कमाया है 100 करोड़, तो उसका 7 टू 8% जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर को। अब हम बात करें तीसरे की, यानी मिनिमम गारंटी बेसिस पे। ये फर्स्ट वाले से कंप्लीटली अपोजिट है। इसमें प्रोड्यूसर्स वापस पैसे नहीं देगा, बाकी सब कुछ। फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूटर ने 40 करोड़ में फ़िल्म खरीदी, अब जो भी लॉस होगा वो डिस्ट्रीब्यूटर का, प्रोड्यूसर इसमें एक भी रुपए का लॉस बेयर नहीं करेगा। और बॉलीवुड और कोई भी इंडस्ट्री में ज़्यादातर इसी बेसिस पे डील साइन होती है। अब हम बात करें कि बॉलीवुड कैसे डूबा, बॉलीवुड क्यों नहीं चल पा रहा है, तो इसके कुछ रीजंस है। फॉर एग्जांपल हाई फीस बाय द एक्टर्स। अक्षय कुमार जिन्होंने पिछले साल बहुत सारी फ्लॉप्स थी, वो चार्ज करते हैं मोर देन 100 करोड़ फॉर अ मूवी। और दूसरे ही एक्टर्स जैसे कि वो या तो वो सर्टेन अमाउंट चार्ज करते हैं 100 करोड़ में, या फिर सम परसेंटेज लेते हैं एक फिल्म के प्रॉफिट में से। अब एक फ़िल्म को बनाने में बहुत सारा खर्चा होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर फ़िल्म का बजट है 100 करोड़, तो 50% अमाउंट तो ये लोग ही ले जाते हैं जो बड़े एक्टर्स हैं, और बचा हुए पैसे में पूरी फ़िल्म बनती है। तो अब इसमें मार्केटिंग भी करना है, मूवी को प्रमोशंस भी करना है। अब एक्टर्स ज़्यादा पैसे क्यों लेते हैं? क्योंकि एडवर्टाइज़िंग की वजह से। एडवर्टाइज़िंग कंपनीज़ बहुत अच्छा पे करती है एक्टर्स को एडवर्टाइज़िंग करने के लिए, तो इसकी वजह से एक्टर्स अपनी फ़ीस मूवीज़ में भी बढ़ा देते हैं। अगले हैं ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स। जब से ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स और प्रोडक्शन हाउसेस की डील हुई है, उसके बाद से थ्योरेटिकल रेवेन्यूज़ डाउन होते जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू मैनी एक्सपर्ट्स, क्योंकि ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स काफ़ी अच्छा खासा पे करते हैं प्रोडक्शन हाउसेस को उनकी मूवीज़ के बदले। अभी आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स ही पे करते हैं मूवी प्रोडक्शन हाउसेस को। अगला रीज़न है लैक ऑफ क्रिएटिविटी। बॉलीवुड फ़िल्म्स काफ़ी कॉपीड होती हैं साउथ की फ़िल्मों से, और ये बहुत सालों से कॉपी कर रहे हैं, कुछ नया तो लाते ही नहीं है। वैसे ही ये हॉलीवुड को भी इन्होंने नहीं छोड़ा है कॉपी करने में। अगला रीज़न है ऑडियंस का टेस्ट। ऑडियंस अक्रॉस इंडिया स्टार्टेड वैल्यूइंग कंटेंट, नॉट अ फेमस एक्टर। अब आप एक मूवी के अंदर फेमस एक्टर ले लें तो इतने से ही एक मूवी नहीं चलेगी, आपको कंटेंट देना पड़ेगा ऑडियंस को। अब जानते हैं ओटीटी प्लेयर्स कैसे अफेक्ट कर रहे हैं बॉलीवुड को। तो पहले ये ऑन द बेसिस ऑफ स्टार की स्टार कितना बड़ा है उसके हिसाब से ये प्रोडक्शन हाउसेस को पैसे देते थे, लेकिन अब इन्होंने ये पूरा बंद कर दिया। अब ये प्रोडक्शन हाउसेस को कहते हैं पहले कि आप पिक्चर को थिएटर में रिलीज करो, अब उसमें थिएटर में जैसा परफॉर्म करेगी उसके बेसिस पे हम आपको पैसे देंगे। पहले वाली डील से प्रोडक्शन हाउसेस ने काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमाया, लेकिन जब से डील चेंज हुई तो अब वो लॉसेस करना स्टार्ट कर चुके हैं। अब उनके लिए बजट निकालना भी बहुत ही मुश्किल पड़ चुका है, क्योंकि मूवीज़ तो चल ही नहीं रही है। पिछले साल यश राज ने काफ़ी ज़्यादा लॉस किया, क्योंकि उनकी बहुत सारी फिल्में फ्लॉप रही। अब हम क्या सीख सकते हैं बॉलीवुड में से? पहला है अंडरस्टैंड व्हाट ऑडियंस वांट एंड डिलीवर दैट। आप जो सोचते हैं वो नहीं चलेगा, जो ऑडियंस को चाहिए वही चलेगा। सेकंड है अपनी कॉस्ट को हमेशा कम करने का ट्राई कीजिए, क्योंकि वही बुरे टाइम पे आपका साथ देगी। तीसरा जो है मेन, वो है नेवर अंडर एस्टिमेट द कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स को कभी बेवकूफ़ नहीं समझना है, वो आपको कुचल के आगे निकल सकते हैं अगर आप सही से काम नहीं करेंगे। नंबर 4 है चेंज को हमेशा अडॉप्ट करना है और अपने आप को हमेशा अपग्रेड करना है, क्योंकि जब तक आप अपग्रेड करेंगे अपने आप को, आप कंपटीशन में रहेंगे। जब आपने अपग्रेड करना बंद कर दिया तो कंपटीशन आपको बाहर फेंक देगा। अगर अब हम साउथ की फ़िल्मों की बात करें, उन्होंने पिछले 2-3 सालों में तो एक अलग ही लेवल का ट्रेंड सेट किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल इनके बजट को आप देखिए और इनका कलेक्शन देखिए। कांतारा, पुष्पा, केजीएफ, ट्रिपल आर, इन सब ने बम्पर कलेक्शंस किए हैं बॉक्स ऑफिस पर। साउथ फिल्म्स हैव क्रिएटेड देयर इम्पैक्ट ऑन अ ग्लोबल स्केल, व्हिच वी कैन सी फ्रॉम द सक्सेस ऑफ ट्रिपल आर। बहुत सारे फिल्म पर्सनैलिटीज़ लाइक जेम्स कैमरॉन ने भी काफ़ी एप्रिशिएट किया था एसएस राजामौली एंड टीम को, उनकी जो उन्होंने मूवी बनाई है, और उन्हें साथ That's में काम true. करने के लिए भी कहा। अब Nachi फिल्म की Nachi सक्सेस भी हम देख सकते हैं, क्योंकि नातू नातू आरआरआर को गोल्डन Buckle ग्लोब्स में Skin. अवार्ड भी मिला, और अब वो ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेटेड है। तो फिंगर्स आर क्रॉस्ड, होपफुली वो जीते हैं तो अच्छा है। अब हम पठान की बात करें तो ये भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है बॉक्स ऑफिस पर। इसने पिछले 2 दिनों के अंदर तकरीबन 170 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की है और सबको हैरान कर दिया है। अब आप क्या सोचते हैं क्यों बॉलीवुड फेल हुआ, और क्या दूसरे और रीज़न हो सकते थे? आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि
वर्ल्ड के अंदर सबसे वियर्डेस्ट स्टार्टअप कौन से हैं, और डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने कैसे बैंड बजा दी नेटफ्लिक्स की, तो आप इन दो वीडियोस को देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।